मेरे पापा जब भी काम से वापस आते तो हमारे लिए कुछ ना कुछ मिठाई लेकर ज़रूर आते थे, क्योंकि मेरी माँ को मिठाई बहुत पसंद थी। पापा कुछ देर बैठकर मम्मी से बातें करते और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते। मम्मी हमारी नौकरानी सोनिया को आवाज़ लगाकर कहती कि नितिन बहुत थके हुए आए हैं, तुम थोड़ी देर इनकी टांगें दबा दो। सोनिया जी दीदी कहकर पापा के कमरे में चली जाती। सोनिया और मैं एक ही उम्र के थे। हम दोनों की उम्र 17 साल थी। एक दिन अचानक सोनिया की तबीयत खराब हो गई। तब मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद जो बात बताई, उसको सुनकर तो मम्मी अपने होश ही खो बैठी कि सोनिया तो पेट से है। उस दिन मम्मी के ऊपर कयामत टूट पड़ी थी। मगर उससे भी बड़ी कयामत ये थी कि कुछ दिनों बाद मेरी भी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैंने माँ पापा को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ने लगा था। घर वालों से छुपकर मैं एक दिन लेडी डॉक्टर से चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं तो 5 महीने की गर्भवती हूँ और माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि पापा ने मुझे भी। मेरा नाम सपना है। मेरी उम्र 8 साल थी जब एक दिन मेरी मम्मी को किचन में खाना बनाते समय अचानक ही चक्कर आ गए और वो ज़ोर से नीचे ज़मीन पर गिर गईं। उनके हाथ की हड्डी टूट गई और पूरे शरीर में ही चोटें आईं। मेरी मम्मी दर्द से चिल्ला रही थी। उनको सहारा देकर उठाने वाला कोई भी नहीं था। मैं चाहती थी कि आवाज़ देकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाऊं, जो मेरे साथ मिलकर मम्मी को उठा सके। इतने में मुझे गली से 2 औरतें आती नजर आईं। मैंने इशारे से उन दोनों औरतों को घर के अंदर बुलाया और उनसे कहा कि मेरी मम्मी ज़मीन पर गिर गई हैं और उनको बहुत चोट लगी है। आप मेरी माँ को उठाने में मेरी मदद कर दें। दर्द से चीखती मेरी मम्मी को उन्होंने सहारा देकर उठाया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया और पानी भी पिलाया। मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप लोग मुझे फ़ोन उठाकर दे दें ताकि मैं अपने पति को फ़ोन करके अपनी चोट लगने के बारे में बता सकूं, ताकि वो आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। उनमें से जो एक कम उम्र औरत थी, उसने मेरी मम्मी को फ़ोन उठाकर दिया। मम्मी ने मेरे पापा से बात की और उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है और मुझे लगता है कि मेरी हड्डी भी टूट गई है। और बात करने के बाद मेरी मम्मी उन दोनों औरतों से बात करने लगी। उन दोनों औरतों ने बताया कि गली के नुक्कड़ पर जो बड़ा सा घर है जिसमें काले कलर का गेट लगा हुआ है, हम उसी घर में काम करते हैं और इसके अलावा घरों में भी काम ढूंढ रहे हैं। मेरी मम्मी ने फ़ौरन कहा कि मुझे इस वक्त एक काम करने वाली की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे लिए छोटे छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई ऐसी औरत या लड़की मिल जाए जो सुबह से शाम तक मेरे बच्चों और घर को संभाल सके और मेरे पास रह सके, तो मैं उसे अच्छी तनख्वाह दूंगी। उनमें से जो बड़ी उम्र की औरत थी, वो बोली कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रख लो, वो सुबह से शाम तक तुम्हारे घर के सभी काम करेगी, तुम्हारे बच्चों को भी संभाल लेगी और तुम्हारे पास रहेगी। मेरी बेटी है तो 8 साल की, लेकिन वो घर के सारे काम भाग भाग कर करती है। मम्मी ने लड़की की तरफ देखा और उसकी खूबसूरत शक्ल पर गौर किए बिना ही उसे काम पर रखने के लिए मंजूरी दे दी। लड़की की मम्मी ने जो तनख्वाह मांगी वो माँ ने देने के लिए तुरंत ही हामी भर दी, क्योंकि उस समय मम्मी को एक नौकरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त मेरी मम्मी उठने बैठने के काबिल नहीं थी और मेरा छोटा भाई केवल 5 महीने का ही था, झूले में सो रहा था। मेरी मम्मी की तकलीफ़ देखकर उस औरत ने कहा कि दीदी, मैं आज ही अपनी बेटी को आपके पास काम के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कल सुबह जब सामने वाले घर में काम करने के लिए आऊँगी, तब अपनी बेटी सोनिया से भी मिल लूँगी। ये कहकर वो औरत अपनी बेटी सोनिया को मेरी मम्मी के पास छोड़कर चली गई। सोनिया ने मेरी मम्मी के सारे काम कुछ ही मिनटों में निपटा दिए। तब तक मेरे पापा भी वापस आ गए। मेरी मम्मी ने कहा कि इस लड़की को अभी थोड़ी देर पहले बच्चों की देखभाल और घर के काम के लिए रखा है। भगवान ने फरिश्ता बनाकर इस मुश्किल समय में इस लड़की को हमारे पास भेज दिया है, वरना मुन्ने को झूले से निकालकर फीडर पिलाने के लिए कोई नहीं था। मेरे पापा ने जल्दी ही गाड़ी निकाली और उस लड़की को भी हम सबके साथ ही लेकर अस्पताल आ गए। एक्सरे करने के बाद मम्मी को डॉक्टर ने वहीं अस्पताल में एडमिट कर लिया। पापा मम्मी को अस्पताल छोड़कर हम तीनों बहन भाइयों को अपने साथ घर ले आए। रात को वो लड़की हम तीनों बहन भाइयों के साथ ही सोई। सुबह को पापा ने हमारी बुआ को फ़ोन किया तो वो लखनऊ से जयपुर के लिए जल्दी ही निकल गईं,
क्योंकि पापा उस अनजान लड़की के पास हम तीनों बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। बुआ के अपने 3 छोटे बच्चे थे, जिसमें से अपने एक बेटे को वो साथ लेकर आई थीं और बाकी के 2 बच्चों को अपनी नंद के घर पर छोड़कर आई थीं। दोपहर को हमारी नौकरानी सोनिया की माँ हमारे घर पर आ गई। मेरी बुआ ने उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी और समझदार है, वरना इतनी कम उम्र की लड़कियाँ कहाँ बच्चों को इतने अच्छे से संभालती हैं। इसने बहुत ध्यान से बच्चों को संभाला और रात को मुन्ने को फीडर भी बनाकर दी। सुबह हम सबके लिए नाश्ता बनाया। सोनिया की माँ ने कहा कि ये अपने छोटे बहन भाई को संभालती रही है, इसीलिए छोटी उम्र से ही इसको काम करने का तरीका आ गया है। मैं काम पर जाती थी तो मेरे पीछे यही घर और बच्चों का ध्यान रखती थी। बुआ ने कहा, भावना, तुम्हारा भला हो कि तुम इस मुश्किल समय में हमें मिल गईं, वरना आज के वक्त कौन अपनी लड़की को ऐसे किसी गैर के घर छोड़ता है। दीदी, मैं इस घर में पहली बार आई हूँ, लेकिन आसपास के सभी घरों में मैंने काम किया है और सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। असल में सोनिया का बाप सौतेला है और हर दिन नशा करता है और कोई काम नहीं करता, और अगर ज़्यादा नशा कर ले तो वो मुझे और बच्चों को मारने लगता है। उसकी नशे की आदत की वजह से मेरी ये बच्ची डरती रहती है और इसे घर में सुकून नहीं मिलता, और मुझे भी हर समय यही डर रहता है कि वो नशे की हालत में सोनिया के साथ कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, क्योंकि इसकी सगी बेटी तो है नहीं। बस इसी वजह से मैं इसे किसी अच्छे घर में रात दिन के लिए नौकरानी के काम करने के लिए रखवाना चाहती थी। आपकी भाभी को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो एक अच्छी औरत हैं। वो दर्द में थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को यहीं काम के लिए छोड़ दिया। कुछ देर वो बुआ से बातें करती रहीं। तब तक मेरे पापा वापस अस्पताल से आ गए थे। उन्होंने बताया कि मम्मी का ऑपरेशन हो गया है और उनके हाथों की हड्डी और टखने में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने बताया है कि पूरी तरह से ठीक होने में कई दिन का समय लगेगा। बुआ 1 हफ्ता ही हमारे साथ रह पाई। उनकी नंद के फ़ोन आ रहे थे कि तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, जल्दी आने की कोशिश करो। बुआ अगली सुबह वापस चली गईं, तो उनके जाने के बाद घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारी सोनिया के सर पर आ गई थी। पर सोनिया ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाया। मेरी मम्मी सोनिया से बहुत खुश हुई। 4 महीने बाद मम्मी चलने फिरने के काबिल हो गई, पर अब भी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई थी। सारा दिन लेटी रहती या फिर टांगे फैलाकर या टेक लगाकर थोड़ा बहुत बैठ जाती थी। मुश्किल वक्त गुजर ही जाता है। अब मेरी मम्मी तो ठीक हो गई हैं, लेकिन सोनिया हमारे घर के लिए ऐसी बन चुकी थी जैसे कि अंधे की आंखें या लंगड़े की लाठी। मेरी मम्मी को ऐसी ही नौकरानी की ज़रूरत थी। उन्होंने सोनिया का ऐसे ख्याल रखना शुरू कर दिया जैसे कोई माँ अपनी बेटी का रखती है, और सोनिया भी मेरी माँ का इस तरह ख्याल रखती थी जैसे कोई बेटी अपनी माँ का रखती है। सोनिया की माँ को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था, उन्हें बस उसकी तनख्वाह से मतलब था। हर महीने आकर अपनी बेटी की मेहनत के पैसे ले जाती थी और मेरी मम्मी से कहती थी, दीदी जी, आप इसे पूरी उम्र के लिए अपने पास ही रख लीजिए, चाहे इसकी शादी आप अपनी मर्ज़ी से कर देना, मैं इसे घर पर नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि इसका सौतेला बाप इस पर बुरी नज़र रखता है और अब आप ही इसकी अपनी हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। मम्मी जिस लड़की को अपने लिए बहुत अच्छा समझ रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि आने वाले समय में वही लड़की उनके लिए घर से बेघर होने का सबब बनेगी। समय तेज़ी से गुजरता गया, यहाँ तक कि सोनिया को हमारे घर आए 10 साल का समय गुजर चुका था। पता ही नहीं चलता था कि ये 10 साल का समय कैसे इतनी जल्दी निकल गया है। ये 10 साल का समय हमारे लिए ऐसा था जैसे कि 10 दिन पलक झपकते ही निकल गए हों। एक दिन सोनिया की माँ हमारे घर पर आई। वो बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि सोनिया का अब इस दुनिया में आपके सिवा कोई और नहीं है। बात यह है कि सोनिया जब छोटी थी तो मेरा पति उसे कहीं से उठाकर लाया था और मुझसे कहता था कि एक सुनसान जगह मुझे मिली है, ये वहाँ पड़ी हुई रो रही थी। लेकिन मुझे अपने पति पर शक था कि ये इसे चोरी करके लेकर आया है। उस समय मैं गर्भवती थी। मैंने इस लड़की को अपने पास रख लिया। मेरा पति इस लड़की को लाया ही इसलिए था कि वो पहले हमारी खूब सेवा करेगी
और जब वो जवान हो जाएगी तो किसी बड़े घर में इसका रिश्ता करवाकर पैसे वसूलते रहेंगे। अब जब ये लड़की जवान और खूबसूरत हो गई है तो मुझे अपने पति से डर लगता है। दीदी, अगर मैं ना रहूं तो इसे आप अपने पास रखना और इसकी शादी भी करवा देना। इसको कभी अपने घर से ना निकालना, इसको कभी बेघर नहीं करना और ना ही कभी इसको मेरे पति के हवाले करना। उस दिन के बाद से सोनिया की माँ वापस हमारे घर पर कभी नहीं आई। शायद वो मर गई थी। मम्मी सोनिया की जवानी और खूबसूरत से बेखबर, बस इससे अपनी सेवा करवाए जाती थीं। सोनिया ने मम्मी को इतना आराम दिया था कि वो इसकी शादी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहती थी। सोनिया जवान होकर मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे पापा की शुरू से आदत थी कि वो काम से आकर मेरी मम्मी से अपनी टांगें दबवाते थे। मम्मी बीमार हुई थी तो ये काम सोनिया ही करती थी। अब तो पापा के आने के बाद मेरी मम्मी खुद ही सोनिया से कह देती थी कि जाओ, ये थके हुए आए हैं, तुम इनकी टांगें दबा दो। मम्मी ने यह भी नहीं सोचा कि अब सोनिया जवान हो चुकी है और मर्द की नीयत का कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए। मगर मेरी मम्मी को अपने पति और सोनिया पर अंधा भरोसा था। मेरे पापा जब भी काम से आते हैं तो हमारे लिए कुछ न कुछ मिठाइयाँ ज़रूर लेकर आते थे, क्योंकि मेरी मम्मी और मुझे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद थीं। एक दिन अचानक सोनिया की तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी उसको लेकर डॉक्टर के पास गईं तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद जो बात बताई, उसको सुनकर मेरी मम्मी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि सोनिया माँ बनने वाली थी। मेरी मम्मी सोनिया को अपने साथ घर वापस लेकर आ गईं और आने के बाद उसकी बहुत पिटाई की। उसको दीवारों में पटक पटक कर मारा और पूछा कि बताओ, ये सब किसने किया है? किसका पाप अपने पेट में पाल रही हो? सोनिया ने मेरी माँ से कहा कि दीदी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक ने मुझसे शादी की है और अब मैं उनकी पत्नी हूँ। ये बच्चा भी उन्हीं का है। इतना सुनना ही था कि मम्मी के ऊपर एक बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि मेरे पापा ने उनका अंधा भरोसा तोड़कर उनको धोखा दिया था। रात को जब मेरे पापा से पूछा तो उन्होंने भी सोनिया की हाँ में हाँ मिला दी थी। इस बात से मेरी मम्मी की बहुत बेइज्जती हुई। इस बेइज्जती को मम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी और पापा से लड़ाई झगड़ा करके मेरी नानी के यहाँ चली गईं। उस समय मेरी उम्र 17 साल थी। उस समय मेरा भाई बहुत छोटा था। मम्मी सिर्फ उसी को अपने साथ ले गईं। जब घर की नौकरानी मालकिन बन जाए तो असली मालकिन को तकलीफ़ तो होती ही है। उस समय हमारा घर उजड़कर वीरान हो गया था। इस गरीब और बेसहारा लड़की ने हमारे घर रहकर ऐसा रंग रूप निकाला कि देखने वाला देखकर हैरान रह जाए। और मेरी मम्मी को अपने घर और बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, जो उस चालाक लड़की पर थोड़ा गौर कर लेती। मम्मी उसको अभी तक वही छोटी और मासूम बच्ची समझ रही थी जो उनके टुकड़ों पर पल रही है। उसकी खूबसूरती हमारे घर में क्या क़यामत लाने वाली थी, इसका माँ को ज़रा भी ध्यान नहीं था। जब पानी सर से निकल गया तब मम्मी को होश आया। उस वक्त तक मम्मी की सारी खुशियाँ उनसे दूर हो गई थी। माँ के जोर देने पर पापा ने फैसला सुना दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब सोनिया इसी घर में रहेगी, मेरी दूसरी पत्नी बनकर। तुम रहो या ना रहो, तुम्हारी मर्जी। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम इसे दहेज में अपने साथ लेकर नहीं आई थी। पापा के कड़क मिजाज को देखकर मेरी माँ के तोते उड़ गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका जीवन साथी उनके साथ कभी ऐसा धोखा करेगा। जिस घर को मम्मी ज़िंदगी भर अपना समझती रहीं, एक दिन अचानक पता चला कि ये घर तो उनका है ही नहीं। इस बात से मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ पहुंची, लेकिन उनका कलेजा न जाने किस मिट्टी का बना था कि वो मरी नहीं, बस घर छोड़कर चली गईं। औरत जब अपना घर छोड़ दे तो कोई उसको रखने वाला नहीं होता। मम्मी का भी यही हाल हुआ, कभी एक भाई के घर तो कभी दूसरे भाई के घर। भाभी जब ज़्यादा परेशान करती तो किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहने लगती। कई घर बदले, मगर कभी लौटकर अपने घोंसले में न आ सकी। सोनिया पापा से डरती थी तो पापा के डर से हमारा ख्याल भी रखती थी। देखते ही देखते 1 साल का समय गुजर गया। सोनिया का बेटा पैदा हुआ जो हमारा सौतेला भाई था। अब हमें उन दोनों को संभालना पड़ता था। सोनिया ने हमारी जगह ले ली और सोनिया की जगह हमें मिल गई थी। अब घर के कामों का सारा बोझ हमारे कंधों पर आ गया था। इस जिम्मेदारी को मेरा दिल कभी कबूल नहीं कर पाता था। 17 साल की थी कि दिल में बगावत के जज्बात ने जन्म ले लिया।
दिन में नींद आंखों से दूर रहती थी और रात को ख्वाबों ख्यालों के पर्दे में लपेटकर गुजारने की कोशिश करती थी। सोनिया भी मेरी ही उम्र की थी। हम सही करते या गलत करते वो हमें रोकती टोकती या मना नहीं करती थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने मोहल्ले में बहुत से दोस्त बना लिए थे। जब मन चाहता तो मैं उनके घर जाती थी और घंटों घर से गायब रहती। मम्मी की याद से भागते भागते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब आवारा लड़की बन गई। उन्हीं दिनों हमारे किसी दूर के रिश्तेदार ने अपने बेटे को मेरे पापा के साथ काम करने के लिए भेजा था। पापा की बाजार में कपड़ों की दुकान थी, इसीलिए एक लड़के को पापा ने अपने पास नौकर के तौर पर रख लिया। पापा को अपने कारोबार के लिए किसी की ज़रूरत थी, इसीलिए सोचा कि बेघर है, बेरोज़गार है, अपने पास ही रख लेता हूँ। घर भी दे दूँगा और रोज़गार भी। यही सोचकर उन्होंने घर के पीछे के स्टोर रूम में उस लड़के को रहने के लिए जगह दे दी। ये कमरा खाली ही पड़ा हुआ था। नाम तो उस लड़के का अमित था, मगर वो बातें बहुत ज़्यादा करता था। मैं बोर होती तो अमित के कमरे की तरफ चली जाती, कभी खाना देने के बहाने से तो कभी ठंडे पानी की बोतल देने के बहाने, क्योंकि मैं उससे बातें करके अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। लेकिन वो एक चालाक और तेज़ लड़का था। अब मुझे अच्छे बुरे का कुछ पता ही नहीं था और मैं आवारा भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अमित कोई ना कोई बहाना करके काम से छुट्टी ले लेता था और पापा के जाने के बाद मैं ज़्यादा समय उसके साथ उसके कमरे में ही रहती थी। वो मुझे अपने मोबाइल में रोमांटिक फ़िल्म दिखाता। आवारा मिजाज तो मैं पहले से ही थी। देखते ही देखते मैं अमित के साथ सारी हदें पार कर गई। एक दिन अचानक पापा घर आ गए और उन्होंने मुझे अमित के कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पापा को मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ गया। आज मेरे पापा को पता चल गया था कि बुरी नज़र की सज़ा क्या होती है। उन्होंने खड़े खड़े ही अमित को अपने घर से निकाल दिया। मुझे भी कुछ थप्पड़ लगाए और मेरी सौतेली माँ सोनिया पर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि तुमने इस लड़की का ध्यान क्यों नहीं रखा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हें कुछ पता भी है कि जवान लड़की इस कमरे में इस लड़के के साथ क्या करती रहती थी। उस दिन अचानक से मुंबई से मेरे सगे ताया घर आ गए। उन्होंने मुझे जब रोता हुआ पाया तो मेरे पापा से कहा कि कुछ दिनों के लिए इसे मेरे साथ मेरे घर भेज दो। इसकी ताई इसका बहुत ध्यान रखेंगी, वरना तुम्हारी बच्ची दिमागी परेशानी का शिकार रहेगी। पापा उस समय बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ले जाओ इस मनहूस को, ये मेरी नज़रों से दूर हो जाए तो अच्छा ही है। ताया मुझे अपने घर ले आए। मम्मी को ताई ने फ़ोन किया और उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे घर पर है, मिलना चाहती हो तो आकर मिल लेना। मम्मी ने मामा को भेजा कि जाकर इसे ले आओ। मेरी बेटी कुछ दिन मेरे पास रह लेगी, वरना उसका बाप जिंदगी भर उसे मुझसे मिलने नहीं देगा। किसी को कुछ पता नहीं था कि मैं कितने बड़े ख़तरे में घिर चुकी हूँ। अब मैं किसी भी हाल में अमित को ढूंढना और उससे मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत से बदलाव आने लगे थे, ऐसे बदलाव जो किसी शादीशुदा औरत में होते हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अमित से मिलने के लिए तड़प रही थी ताकि उससे मिलकर उसे सारी बात बता सकूं कि मामा के आने के बाद मैं बहुत खुश थी कि किसी भी सूरत में अब मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। मामा ने मुझे बस में औरतों की तरफ बैठा दिया और खुद मर्द वाले हिस्से में बैठ गए। थोड़ी दूर जाकर बस रुकी और बहुत सी सवारियां बस से उतरने लगी। मैं भी उन सवारियों के साथ छुपकर बस से उतर गई और दूसरी बस में चढ़ गई जो जाने के लिए तैयार थी। मेरे बैठने के बाद बस चलने लगी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी और मामा का क्या हाल होगा। ताया और ताई पापा को क्या जवाब देंगे कि लड़की कहाँ चली गई। मुझे तो बस अब जल्द से जल्द अमित के पास पहुँचना था ताकि उसे इस राज के बारे में बता सकूं जो मेरे लिए मौत की वजह बनने वाला था। बस आखिरी अड्डे पर रुकी तो मैंने उतरकर ऑटो वाले को बुलाया। वो सवारी समझकर भागता हुआ आ गया, लेकिन मुझ कम उम्र लड़की को अकेला देखकर ही हिचकिचा रहा था। तभी मैंने उस ऑटो वाले से कहा कि भाई, मैं तकलीफ़ की मारी हूँ और सौतेली माँ के जुल्म से बचकर घर से भागी हूँ। तुम मुझे हरिद्वार मेरे एक रिश्तेदार के घर पहुँचा दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारा एहसान होगा। रिक्शे वाला सही आदमी नहीं था। वो मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ हम जैसी कम उम्र और भटकी हुई लड़कियों के ज़रिए से दौलत कमाई जाती है। वो मुझे एक कोठे पर ले गया
जहाँ रूह कुचली मगर जिस्म तरोताज़ा होता था, जहाँ सजावट में बनावट, ऊपर से हंसी और अंदर से सिसकियाँ निकलती थीं। जिस औरत ने मुझे ख़रीदा तो मैंने उससे कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मेरा पति मुझे मारता और जुआ खेलता था, तो उसके जुल्म से तंग आकर मैं घर से भाग निकली। ये ऑटो वाला मिल गया और मुझे यहाँ पर ले आया। मेहरबानी करो, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। वो बोली, अभी नहीं, कुछ दिन ठहरो, बाद में पहुँचा दूँगी। वो मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। जब उसे पता चला कि मैं सच कह रही थी और मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बहुत खुश हुई और मुझसे कहा कि आराम करो, ये मुश्किल समय निकल जाने दो, उसके बाद जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब मैं सोच रही थी, काश मैंने अमित के पास जाने का नहीं सोचा होता और मामा के साथ माँ के पास चली जाती तो ठीक ही होता। इस गंदी जगह में तो नहीं फंसती। जब मेरी बेटी ने जन्म लिया तो उस कोठे वाली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी, बोली कि इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करो, तुमने हमें जो इनाम दिया है इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो इतना खुश क्यों है। आखिरकार असल के साथ सूद वसूल हो चुका था। मैं दिन रात यहाँ से निकलने के बारे में सोचती रहती थी। आखिरकार एक दिन एक फूल वाले की मदद के ज़रिए से इस नर्क से निकलने का रास्ता मिल गया। वो रोज़ यहाँ के हर एक घर में फूल बेचने के लिए आया करता था। एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ आंगन में बैठी रो रही थी। उस फूल वाले ने मुझे रोता हुआ देखा तो उसको मेरी हालत पर रहम आ गया। उसने हल्की आवाज़ में मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने रोते हुए कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान होगा। उसने कहा कि हाँ ठीक है, कल तुम तैयार रहना। अगले दिन कोठे वाली दोपहर का खाना खाकर किसी काम के लिए बाजार चली गई और वो फूल बेचने वाला किसी बहाने से अंदर आया और मुझे भगाने में कामयाब हो गया। मगर दुख इस बात का है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ घर पर नहीं ला सकी। अगर शायद ले आती तो मेरे पापा मुझे कभी कबूल नहीं करते। कर भी लेते तो समाज को क्या मुंह दिखाते कि बग़ैर शादीशुदा बेटी की गोद में किसकी औलाद है। इसीलिए मैं उसको एक अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गई थी, भगवान और किस्मत के भरोसे। मगर मेरी बेटी की जुदाई का दुख मुझे ज़िंदगी भर सुलगाता रहेगा। मैंने घर आकर रोते हुए पापा के पैर पकड़े और उनसे कहा कि भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। थोड़ी देर रोने और मिन्नतें करने के बाद पापा मान गए और उन्होंने मुझे अपने पैरों में से उठाकर सोफ़े पर बैठा दिया। उसके बाद पापा मुझे मेरी मम्मी के पास ले आए और मम्मी के हवाले कर दिया। कुछ दिनों के बाद पापा मेरी छोटी बहन को भी अपने साथ ले आए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मेरे किए की सज़ा मेरी बेटियों को मिली है। जिस लड़की को तुमने बेटी बनाकर घर में रखा, मैं उस लड़की पर बुरी नज़र डालता रहा और एक दिन तुमसे छुपकर उससे शादी कर ली। मैं जीते जी मर चुका हूँ। मुझसे नाराज़ रहना है तो बेशक रहो, लेकिन इन बच्चों को अपने पास रखो, इनको तुम्हारी ज़रूरत है। सगी माँ से ज़्यादा कोई भी जवान बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, शायद बाप भी नहीं। मैं अगर कर सकता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि इस सब के बाद भी मम्मी ने हम बच्चों के लिए पापा को माफ़ कर दिया और इस शर्त पर कि वो सोनिया को तलाक दे देंगे। पापा तलाक देने के लिए मान गए और घनाने के बाद मम्मी ने हम दोनों के अच्छे रिश्ते देखे और जल्द ही हम दोनों बहनों की शादी कर दी। सोनिया ने मम्मी से माफ़ी मांगी और मेरी माँ ने उसे भी माफ़ कर दिया और सोनिया की शादी कहीं और करा दी और हम दोनों बहनें अपने घर में खुश हैं। लेकिन मेरे दिल से मेरी बेटी की जुदाई का गम निकाले नहीं निकलता है। भगवान जाने वो किस हाल में है और कैसी है। मैं दिन रात अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ और वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।